आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो लिखी तो गई थी 1936 में, लेकिन लगता है जैसे आज के भारत की ही कहानी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के अमर उपन्यास गोदान की। मैं एक दाना ना अनाज दूंगी न कौड़ी डांड। ये शब्द हैं धनिया के। ये महज एक डायलॉग नहीं है, ये तो अन्याय के खिलाफ एक दहाड़ है। और यही आवाज इस पूरे नॉवेल की आत्मा है। ये एक लाइन ही कहानी के पूरे संघर्ष को हमारे सामने लाकर रख देती है। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, गोदान को सिर्फ एक कहानी या नॉवल कहना शायद सही नहीं होगा। इसे मॉडर्न इंडियन लिटरेचर का एक मास्टरपीस माना जाता है। और क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये तो जैसे भारतीय गांव के जीवन का एक जीता जागता दस्तावेज है। एक एक्सरे है जो समाज की हर नस को खोलकर हमारे सामने रख देता है। अब इस कहानी के दिल में कौन है? वो है होरी महतो, एक बिल्कुल आम गरीब किसान। और उसका एक सपना है, एक बहुत ही सीधा साधा सा सपना, लेकिन इतना गहरा कि वही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। तो क्या है होरी का सपना? उसका सपना है एक गाय का मालिक बनना, बस एक गाय। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक जानवर पालने की इच्छा नहीं है। नहीं, इस एक सपने में बहुत कुछ छिपा है। और यहीं पर हमें गोदान का मतलब समझना होगा। हिंदू परंपरा में गाय का दान या गोदान एक बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। ये पापों से मुक्ति, भगवान का आशीर्वाद और मौत के बाद मोक्ष का रास्ता है। तो होरी के लिए गाय सिर्फ दूध देने वाला जानवर नहीं थी, वो थी इज्जत, वो था कर्तव्य और वो था मोक्ष का प्रतीक। बस एक गाय घर लाना और फिर उसे दान कर देना, यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। पर यही सपना होरी को एक ऐसे दलदल में खींच लेता है जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाता। सोचिए, वो 80 रुपए के कर्ज पर एक गाय खरीदता है। सपना पूरा होने ही वाला होता है कि उसका अपना भाई हीरा जलन के मारे गाय को जहर दे देता है। अब भाई को बचाने के लिए होरी पुलिस को रिश्वत देता है, जिसके लिए उसे फिर कर्ज लेना पड़ता है। बात यही नहीं रुकती। उसकी बहू झुनिया, जो बिन ब्याही गर्भवती है, उसे पनाह देने के लिए पंचायत उस पर जुर्माना लगा देती है। और नतीजा, एक और कर्ज। ये कर्ज का चक्र, ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वो फंसता चला जाता है और आखिर में इसी कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात काम करके वो अपनी जान दे देता है। सपना अधूरा ही रह जाता है। लेकिन जहां होरी है, वहां एक और किरदार है जो कहानी को एक अलग ही दिशा देता है, और वो है उसकी पत्नी धनिया। वो होरी से एकदम उलट है। अगर होरी हालात के आगे झुकने वाला है, तो धनिया वो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी होने वाली आवाज है। वही इस नॉवल की असली नैतिक ताकत है। इन दोनों का फर्क देखिए। होरी परंपरा और कर्तव्य में बंधा हुआ है, चुपचाप सब सहता है। वहीं धनिया न्याय और आत्मसम्मान के लिए किसी से भी लड़ जाती है। वो साहसी है, उसे गुस्सा आता है, वो अन्याय बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। साहूकार हो, पुजारी हो या कोई अधिकारी, धनिया किसी के भी खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरती। यही इस कहानी का सबसे मजबूत पहलू है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिलता है जब वो झुनिया को बचाती है। वो कहती है, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालें। सोचिए, पूरा गांव, पूरी पंचायत एक तरफ है और धनिया अकेली दूसरी तरफ। वो एक बिन ब्याही गर्भवती लड़की को घर में पनाह देती है। उसका ये हौसला, उसकी ये नैतिकता उसे इस कहानी का सबसे दमदार किरदार बनाती है। तो होरी और धनिया की कहानी के बहाने प्रेमचंद असल में उस पूरे समाज की तस्वीर खींचते हैं, उसकी कड़वी सच्चाइयों को हमारे सामने रखते हैं। और ये शोषण करने वाले कौन हैं? देखिए, ये एक पूरा सिस्टम है। एक तरफ साहूकार और जमींदार हैं जो किसानों को कर्ज के जाल में फंसाते हैं। दूसरी तरफ दाता दीन जैसे भ्रष्ट पुजारी हैं जो धर्म के नाम पर गरीबों को लूटते हैं। फिर है कठोर जाति व्यवस्था जो किसी को सिर उठाने ही नहीं देती। और हाँ, शहर और गांव के बीच की खाई और महिलाओं का शोषण। धनिया, झुनिया, सिलिया, हर किरदार एक अलग तरह का संघर्ष झेल रहा है। मतलब ये एक पूरा ढांचा है जो होरी जैसों को पीसने के लिए ही बना है। अब सबसे जरूरी सवाल, ये तो हुई 1936 की बात। आज के समय में गोदान की क्या अहमियत है, चलिए देखते हैं। जरा इस पर नजर डालिए। 1936 में होरी साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबकर मर जाता है, और आज भी हम किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनते हैं। वजह वही, कर्ज और फसल की बर्बादी। तब निचली जातियों का शोषण होता था, और आज भी जाति के नाम पर भेदभाव और हिंसा खत्म नहीं हुई है। तब धनिया और झुनिया जैसी औरतें अपने सम्मान के लिए लड़ रही थीं।
और आज भी महिलाओं की बराबरी और सुरक्षा की लड़ाई जारी है। ये देखकर हैरानी होती है कि जो समस्याएं प्रेमचंद ने तब उठाई थीं, वो आज भी हमारे समाज का उतना ही बड़ा सच है। इसीलिए गोदान सिर्फ एक साहित्यिक रचना नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है, एक ऐसी चेतावनी जिसकी गूंज हमें आज भी साफ सुनाई देती है। ये एक आईना है जो प्रेमचंद ने समाज को दिखाया था, और वो आईना आज भी धुंधला नहीं हुआ है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। प्रेमचंद का भारत और आज का भारत, तब और अब में क्या सच में कुछ बदला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।